हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। देखिए, अगर आपको किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्लोज नहीं होगी। वहाँ पर वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस होगा। उस सेंटेंस को आप क्लोज में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लोज तभी होती है जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में यूज हो रहे हो, ठीक है। जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं, क्लोज सिर्फ वहीं पे होगी। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि अगर आपको किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो वहाँ क्लोज बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आई रोट ए लेटर, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है और रोट ए लेटर जो है ये इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर ये इस सेंटेंस को हम क्लोज में डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है। तो इस सेंटेंस में कोई क्लोज नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन माय फादर केम आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि एक सब्जेक्ट ये है माय फादर, इस माय फादर का प्रेडिकेट है केम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आई और इसका प्रेडिकेट है वॉज वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो क्लोजेज हैं, मतलब एक सेंटेंस में आपको जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे इसका मतलब वहाँ पर उतने ही क्लोजेज हैं। अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो जितने ज़्यादा, मतलब जितने वहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर उतने ही क्लोजेज हैं। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे दो क्लोजेज हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा है, मतलब आप किसी सेंटेंस में अगर क्लोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस कितने हैं। अगर उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि इस सेंटेंस में है, तो इसमें कोई क्लोज नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है। क्लोज वहीं पे होगी जिस सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है ये मैंने लास्ट की वीडियोज़ में बता दिया था कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये एक सब्जेक्ट है उसके बाद एक प्रेडिकेट है, ठीक है, ये एक प्रेडिकेट है, उसके बाद एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट और है, सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेडिकेट और है, ठीक है। हो सकता है कुछ सेंटेंसेस में आपको एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा भी कई बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लंबा सेंटेंस होगा, बड़ा सेंटेंस होगा, तो उसमें आपको दो से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस भी दिख सकते हैं। तो दो से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन वहाँ पे अगर हैं तो वहाँ पर दो से ज़्यादा क्लॉजेज हैं, ठीक है। मान लीजिए तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे तीन क्लोजेज होंगी, चार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस हैं तो चार क्लोजेज होंगी, ठीक है। मतलब जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं उतनी ही वहाँ पर आपको क्लोजेज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है अब, किस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट के वीडियोज़ में। अगर आपने लास्ट के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, 3-4 वीडियोज़ के दौरान मैंने ये कवर किया है, तो उन 3-4 वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से देख करके और आप कंजंक्शंस के बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आप जानते होंगे कंजंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कंजंक्शन क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हम मान के चल रहे हैं। तो जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। अब यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस जो है, मान लीजिए यहाँ पे कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे कंजंक्शन है कोई। अब ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन था, ये इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज। अब ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन बच गया दूसरा, अब इसको मतलब दोनों जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन से इनको जोड़ा जाएगा सेंटेंस में, तभी तो सेंटेंस बनेगा। अब जोड़ा जाएगा तो एक कंजंक्शन का प्रयोग जरूर किया जाएगा, ठीक है। अब ये कंजंक्शन हमें देखना है। अब यहाँ पे जो कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी हो सकता है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो क्लोज बनेगी, ये जो क्लोज बनेगी, ये बनेगी कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये कैसी क्लोज बनेगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। और अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये जो क्लोज बनेगी, ये बनेगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। इसके बारे में हम डिटेल से पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियोस में हम इनके बारे में ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानना है, तो पिछले कुछ वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझा रखा है। तो ये तो हो गई बात कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होगी, कैसे आप पहचान सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को। जहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज यूज़ हुई होगी, वहाँ उस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लोज आपको 100% मिलेगी, ठीक है। बिना प्रिंसिपल क्लोज के कोई सेंटेंस ऐसा नहीं बनता जिसमें कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लोज यूज़ की गई हो। तो बस आपको देखना है कि प्रिंसिपल क्लोज वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन का एक मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता। कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा किसी न किसी कंजंक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है। कोऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती है, मतलब कोऑर्डिनेट क्लोज एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, ठीक है। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लोज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज और तीसरा है एडवर्ब क्लोज। इसका कोई टाइप नहीं होता है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट क्लोज एक ही टाइप की होती है, वो हमने पढ़ ली, जितनी पढ़ ली उतनी ही है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज का भी कोई टाइप नहीं होता है, सिर्फ ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं ना, इसके टाइप होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। अब होता क्या है कि क्योंकि ये क्लोज होती है तो ये एक शब्दों का समूह होगा, मतलब एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि क्लोज हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर कहीं पे किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जो है वो नाउन का काम करे, तो वहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लोज। अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कहीं पे एडजेक्टिव का काम करे तो हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव क्लोज। और अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन
किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब का काम करे तो हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज। आज की इस वीडियो में हम नाउन क्लोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउन क्लोज के बारे में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, भले ही आज तक आपको समझ में ना आया हो कि नाउन क्लोज क्या होती है, लेकिन इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह समझ जाएंगे और अच्छी तरह पहचान पाएंगे कि नाउन क्लोज क्या होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, नाउन क्लोज पे। अब नाउन क्लोज किस क्लोज का टाइप है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होती हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अगले वीडियोस में हम एडजेक्टिव क्लोजेस को भी देखेंगे, एडवर्ब क्लोजेस को भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा नाउन क्लोज पे। तो चलिए नाउन क्लोज के बारे में आप जानते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एक नाउन क्लोज क्या होती है, एक नाउन क्लोज को वाक्य में कैसे पहचाना जा सकता है, एक नाउन क्लोज किसी वाक्य में क्या काम करती है, अर्थात एक नाउन क्लोज को वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, और नाउन क्लोज किस क्लोज का टाइप होती है। इसका आंसर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नाउन क्लोज जो है वो किस क्लोज का टाइप होती है, नाउन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का टाइप होती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, तो इसका आंसर तो हमें मिल चुका है। ठीक है, ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि नाउन क्लोज को किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे हम नाउन क्लोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नाउन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये नाउन क्लोज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें नाउन के बारे में जानना जरूरी है। आई होप आप सबको पता होगा कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन होता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नाम। कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे सोहन, कमल, टीचर, स्टूडेंट, ये किसी पर्सन के नाम हो सकते हैं। तो ये जो सोहन, कमल, टीचर और स्टूडेंट हैं ये नाउन है। उसी प्रकार से जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये प्लेसेस के नाम है, तो ये नाउन है। उसी प्रकार से जैसे पेन, चेयर, कंप्यूटर, गिलास, ठीक है, तो ये भी जो है किसी थिंग्स के नाम हो सकते हैं, तो ये नाउन है। उसी प्रकार से जैसे ब्यूटी, ब्रेवरी, तो ये क्वालिटीज़ के नाम है, तो ये भी नाउन है। तो नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या क्वालिटी का नाम होता है। ये तो हमें पता चल गया, और आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले जानना भी ज़रूरी है, नाउन क्लोज को पढ़ने से पहले नाउन के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता नाउन क्या होता है, नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, नाउन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो फिर आपको नाउन क्लोज को पढ़ने में जो है दिक्कत होगी। क्योंकि जो नाउन क्लोज होती है उसको हम वहीं पे यूज करते हैं सेंटेंस में जहाँ पर हम नाउन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि नाउन को हम ऐसे ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही हम नाउन क्लोज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा नाउन क्लोज को समझना। इसी प्रकार से जब हम एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है, क्या रोल प्ले करता है एडजेक्टिव। ठीक है, क्यों हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं सेंटेंस में। तो जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको एडजेक्टिव क्लोज को समझना आसान होगा। इसी प्रकार से एडवर्ब के बारे में अगर आपको पता है, एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब का क्या काम होता है सेंटेंस में, क्यों हम इस सेंटेंस में एडवर्ब को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें एडवर्ब क्लोज को समझना आसान होगा। तो ये जो नाउन है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता नाउन क्या होता है, इसके टाइप्स, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल अगर आपको पता है तो आपको नाउन क्लोज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और इसके बाद हम नाउन क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन हमने जान लिया कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या क्वालिटी के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब जो काम, जैसे मैंने बताया कि जो काम नाउन करता है सेंटेंस में, वही काम नाउन क्लोज करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस पर्पज़ के लिए हम नाउन यूज करते हैं उसी पर्पज़ के लिए हम नाउन क्लोज यूज करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि ये जो नाउन होता है ये एक नेमिंग वर्ड होता है, और ये जो क्लोज जो होती है, नाउन क्लोज जो होती है, वो एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है। ठीक है, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि नाउन को सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, नाउन कहाँ कहाँ सेंटेंस में प्रयोग किया जा सकता है। तो नाउन को हम वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नाउन को हम वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन को हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद है
नाउन को हम इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नाउन को हम दूसरे नाउन के अपोजिशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नाउन को हम पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नाउन को हम किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इन 7 सिचुएशंस में हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, जैसे सोहन हेल्प्ड मी, ये मैंने सेंटेंस लिखा, सोहन हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर ये जो सोहन है ये यहाँ पे एक नाउन है और ये इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इस नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, आई रोट ए लेटर। अब यहाँ पे ये जो लेटर है ये इस रोट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लेटर है ये क्या है वैसे, नाउन। तो ये जो लेटर है इसको अपने रोट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे ये। उसके बाद है तीसरा क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वांट टू नो द फैक्ट्स, आई वांट टू नो द फैक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो फैक्ट्स जो नाउन है, ये नाउन है यहाँ पे, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इस नो वर्ब, ये जो नो वर्ब है ना ये इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये आई वांट टू नो द फैक्ट्स। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, लिसन टू द टीचर, लिसन टू द टीचर, मतलब टीचर की बात सुनो। तो यहाँ पे जो टीचर है ये यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, ये जो टीचर है नाउन है। अभी किसकी कैसे यूज़ किया गया है, ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पांचवा, अपोजिशन ऑफ ए नाउन। अब देखो इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सोहन माई फ्रेंड, सोहन माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए ये सोहन जो है ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब ये जो माई फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है, मतलब ये जो फ्रेंड है ये भी नाउन है। अब इस नाउन को, ये नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन को, ये जो नाउन है इसको इस नाउन के अपोजिशन में यूज किया गया है, ठीक है। जब हम दो नाउन्स आपस में यूज करते हैं पास पास, और जो नाउन किसी दूसरे नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया हो, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया हो, तो वो नाउन इन अपोजिशन होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड है और जो सोहन है वो तो एक ही पर्सन है, सिर्फ फ्रेंड को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है यहाँ पे। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, सोहन को, कि भाई सोहन कौन, मेरा फ्रेंड। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड है ये यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। किसके अपोजिशन में यूज़ हुआ है, सोहन के अपोजिशन में। तो इस तरह से हम जो है नाउन को किसी दूसरे नाउन के अपोजिशन में भी यूज करते हैं। अब सिक्स्थ क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिसिपल। अब ऑब्जेक्ट ऑफ ए पार्टिसिपल जैसे मैंने लिखा, कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैंने एक सेंटेंस लिखा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द सिचुएशन आई केप्ट क्वाइट, ठीक है। सिचुएशन का जायज़ा लेते हुए मैं जो है चुप रहा, सिचुएशन को देखते हुए मैं जो है चुप रहा। तो यहाँ पे देखिए ये कंसिडरिंग जो है ये शब्द एक पार्टिसिपल है,
ठीक है। और ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है सिचुएशन। तो सिचुएशन एक नाउन है, इसको यहाँ पे हमने इस कंसीडरिंग पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। तो इस तरह से हम नाउन को किसी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद है लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पे, सोहन इज ए टीचर। ठीक है, सोहन इज ए टीचर। अब यहाँ पे टीचर नाउन है और इस नाउन को यहाँ पे हमने इस इज, ये जो बी की फॉर्म है इज, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। तो इस तरह से हम नाउन को किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नाउन को इन 7 सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। शायद आपको ये पहले पता हो, ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि नाउन को हम बारी बारी से कैसे कैसे हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानने के बाद कि हम नाउन को किसी सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, तो अब हमारे लिए नाउन क्लोज को यूज़ करना आसान हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी सेंटेंस में आपने नाउन क्लोज फाइंड आउट की, मतलब आपने देखा कि भाई ये आपकी तरफ से कोई जो क्लोज है नाउन क्लोज है, तो अब फिर आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या इसका प्रयोग नाउन की तरह ही हो रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हम कोई नाउन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पर आप नाउन क्लोज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप कोई नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर वो नाउन क्लोज है। लेकिन जहाँ पर आपने कोई क्लोज फाइंड आउट की और वहाँ पर उस क्लोज का जो जगह है वो नाउन की जगह है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब वो क्लोज नाउन क्लोज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है कि नाउन और नाउन क्लोज में क्या मतलब सिमिलरिटीज़ हैं। तो जहाँ पर नाउन यूज़ हो सकता है वहाँ पर नाउन क्लोज भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद है नाउन जो है एक सिर्फ एक नेमिंग वर्ड होता है, लेकिन जो क्लोज होती है, क्योंकि नाउन क्लोज है, तो क्लोज क्या होती है, क्लोज होती है एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन। तो जो नाउन क्लोज होती है ये एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट का वो कॉम्बिनेशन होती है जो सेंटेंस में नाउन का काम करती है। ठीक है, एज ए नाउन हम इसको यूज करते हैं सेंटेंस में। अब हम नाउन क्लोज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये नाउन क्लोज को पहचानने में आपकी मदद करेंगे और नाउन क्लोज को जानने में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो देखिए, नाउन क्लोज के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक नाउन क्लोज कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, या आप कह सकते हैं प्रेडिकेट। कि सबसे पहले तो ये है कि नाउन क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोज किससे बनती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो नाउन क्लोज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। ठीक है, आगे लिख रखा है मैंने, एंड इज प्रोसीडेड बाय ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो नाउन क्लोज की सबसे पहले कंडीशन क्या है कि नाउन क्लोज एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होगी, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, एक प्रेडिकेट। और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इसकी शुरुआत मतलब इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे नाउन क्लोज। ये जो पार्ट बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लोज। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। नेक्स्ट है, इन नाउन क्लोज ऑफन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। ये जो भी नाउन क्लोज बनेगी वो व्हाट का आंसर होगी। ये मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको अभी समझाऊंगा, बस आप इतना देख लीजिए अभी तो कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउन क्लोज के बारे में वो ये है कि नाउन क्लोज हमेशा व्हाट का रिप्लाई होगी, व्हाट का आंसर होगी। ठीक है, उसके बाद ए नाउन क्लोज कैन बी रिप्लेस्ड विद इट और समवन और समथिंग। एक नाउन क्लोज जो होती है उसकी जगह हम इट को रख कर उसको रिप्लेस कर सकते हैं, समवन या समथिंग को भी रख कर रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई नाउन क्लोज है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई नाउन क्लोज है, ठीक है, तो इस नाउन क्लोज की जगह हम अगर इट रखें या समथिंग रखें, इट रखें या समथिंग रखें या समवन रखें, तो भी सेंटेंस का मीनिंग जो है, मतलब सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल रहता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपने कोई क्लोज देखी और वो क्लोज है नाउन क्लोज, ठीक है, तो नाउन क्लोज तभी होगी जब उस नाउन क्लोज की जगह अगर आप इट रख दें या समथिंग रख दें या समवन रख दें और फिर भी जो आपका सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बना रहे, तो आपकी ये क्लोज 100% नाउन क्लोज है।
ठीक है। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बचता है तो फिर इसका मतलब वो क्लोज नाउन क्लोज नहीं है, वो किसी दूसरे टाइप की क्लोज है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको इनको अच्छी तरह से जानना है, अच्छी तरह से इनको समझना है। ठीक है, अगर आप नाउन क्लोज को 100% उसमें बिल्कुल प्योरिटी चाहते हैं, आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि भाई ये नाउन क्लोज मेरी 100% में कैसे सही हो सकता हूँ, आप किसी क्लोज को फाइंड आउट करने में तभी सही हो सकते हैं जब आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से सीरियसली देखेंगे। उसके बाद है द फॉलोइंग कंजंक्शंस, द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफन स्टार्ट नाउन क्लोजेस। ये जो कंजंक्शन आप देख पा रहे हैं, ये नाउन क्लोज की शुरुआत इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंजंक्शन सिर्फ नाउन क्लोज को ही जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे एडवर्ब क्लोज भी शुरू हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज भी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपने ये कंजंक्शन देखा और उस कंजंक्शन के बाद आने वाली क्लोज जो है वो नाउन क्लोज ही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि इन कंजंक्शंस मतलब इन कंजंक्शन से नाउन क्लोज शुरू हो सकती है। उसके बाद आपको देखना है कि उस क्लोज को आप इट या समथिंग, समवन या समथिंग से रिप्लेस करके, और फिर अगर आपका सेंटेंस मीनिंगफुल बचता है तो आपकी जो क्लोज है वो नाउन क्लोज है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक और प्रयोग भी कर सकते हैं, उस नाउन क्लोज को देख सकते हैं कि वो व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं है। तो इस तरह की ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कंजंक्शन वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको सिर्फ वैसे बताया कि भाई नाउन क्लोज की शुरुआत इन कंजंक्शन से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कंजंक्शन से सिर्फ नाउन क्लोज की ही शुरुआत होती है। इनसे एडवर्ब क्लोजेस भी बनती हैं, एडजेक्टिव क्लोजेस भी बनती हैं। ठीक है, जैसे हु है, हु से एडजेक्टिव क्लोज भी बनती है, नाउन क्लोज भी बनती है। तो ये जब आप तीनों क्लोजेस पढ़ लेंगे तब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो क्लोज वाला चैप्टर है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें काफ़ी हमें फंडामेंटल्स जो क्लियर होने चाहिए, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज, और उसके बाद कंजंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, इसके बारे में हमें काफ़ी फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपके ये सभी फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप और अच्छी तरह से इसको जो है समझ पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अगर कोई क्लोज है, उस क्लोज के शुरू में अगर इन कंजंक्शंस को देख पा रहे हैं तो ये मत मान के चलना है कि ये नाउन क्लोज ही है। नाउन क्लोज के लिए आपको ये दूसरा और तीसरा पॉइंट अवश्य फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है, वो क्राइटेरिया जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी जो क्लोज है वो नाउन क्लोज नहीं होगी। इस चीज़ को आपको सीरियसली मानकर चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाउन क्लोज के बारे में। जब आप इन चार ये जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ये चौथा पॉइंट था। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं अच्छी तरह से। जब हम इन चार पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने समझाया है नाउन क्लोज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्लोज का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई नाउन का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट हम किसी नाउन को बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो नाउन क्लोज है वो भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकती है। तो ये सेंटेंस देखिए, वाई सी केम लेट इज़ नोन टू ऑल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, ये है हमारी वर्ब, मेन वर्ब है इस सेंटेंस की, इज। ठीक है, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाया गया है इस पार्ट को। यहाँ पर जो वाई सी केम लेट है, ये यहाँ पर एक नाउन क्लोज की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है नाउन क्लोज की तरह? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ग्रुप है, ये जो यहाँ पर इतना जो पार्ट है इस सेंटेंस का, इसमें क्या क्या है। इसमें ये इसका सब्जेक्ट है और केम लेट इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो एक तो हमें मिल गया कि भाई इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इस ग्रुप में, तो ये एक क्लोज है। ठीक है, और दूसरा ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये इस इज वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नाउन क्लोज है। अब दूसरा, इस क्लोज को अगर हम इट से रिप्लेस कर दें तो क्या हमारा मीनिंग निकलता है? तो देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस में से जो नाउन क्लोज है मेरी, इसको मैं इट से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा सेंटेंस बनेगा इट इज़ नॉन टू ऑल। तो ये मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है। ठीक है, तो जिस क्लोज को मैंने इट से रिप्लेस किया, देखिए मैंने इट को किसकी जगह रखा है, वाई सी केम लेट, इसकी जगह रखा है मैंने इट को।
तो इट को जब मैंने रिप्लेस किया नाउन क्लोज से तो मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल है, तो जाहिर सी बात है ये मेरी नाउन क्लोज 100% है। ठीक है। एक दूसरा हम तरीका और यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जो नाउन क्लोज होती है व्हाट का रिप्लाई होता है, तो ये जो है ना ये क्लोज ये व्हाट का रिप्लाई है, मतलब वाई सी केम लेट इज़ नॉन टू ऑल। तो मैंने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ नॉन टू ऑल, मतलब इसकी जगह मैंने व्हाट क्वेश्चन रखा और मैंने आगे क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज़ नॉन टू ऑल। तो मेरा जो व्हाट का रिप्लाई मुझे मिला, व्हाट का रिप्लाई क्या मिलेगा आपको कि वाई सी केम लेट। तो ये जो क्लोज है मेरी, ये जो क्लोज है वाई सी केम लेट, ये व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई है तो इस वजह से भी ये जो है नाउन क्लोज यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो वाई सी केम लेट क्या है, यहाँ पर एक नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज है तो नाउन क्लोज के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पर मैं एक बार फिर से वहाँ पर आपको ले चलता हूँ। ये देखिए पहला क्या बताया था कि नाउन क्लोज जो है ये व्हाट का रिप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद इसको हम इट, समवन या समथिंग से रिप्लेस करके देख सकते हैं। अगर हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है तो वो सेंटेंस वो क्लोज जो है वो 100% नाउन क्लोज है। ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि वाई सी केम लेट, सबसे पहले तो ये क्लोज है, इसको हम जस्टिफाई करेंगे। तो क्लोज के लिए क्या होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, उसके बाद केम लेट यहाँ पे प्रेडिकेट है। ठीक है। तो ये एक तो जस्टिफाई हमने कर दिया इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से, तो कि भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट है और ये जो सेंटेंस है पूरा सेंटेंस का एक पार्ट है, तो ये क्लोज हो जाएगी। और ये इस वर्ब का ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वो वहाँ पर नाउन क्लोज होगी। ठीक है। उसको आप इट से या समवन या समथिंग से रिप्लेस करके देख सकते हैं। उसके बाद उसको आप ये भी देख सकते हैं कि वो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो वर्ब है इज, इसका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप एक अच्छी तरह से एक रूल बना सकते हैं कि भाई जब भी कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नाउन क्लोज होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दैट ही वुड कम इज सर्टेन। तो यहाँ पे देखिए दैट ही वुड कम। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो क्लोज है ना, ये जो क्लोज है देखिए ये कैसी क्लोज है, ये यहाँ पे नाउन क्लोज है। अब नाउन क्लोज की शुरुआत मैंने क्या बताया था कि इसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाई जो है ना ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको देखना है, ये सब्जेक्ट है और ये केम लेट जो है ये इसका प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है ये इस इज वर्ब का सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है दैट ही वुड कम इज सर्टेन। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है दैट ही वुड कम, ये जो पार्ट है इसमें ये सब्जेक्ट है और वुड कम इसका प्रेडिकेट है। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है इसकी शुरुआत हो रही है दैट कंजंक्शन से, दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इतना जो पार्ट है ये इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि भाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ है वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो क्लोज हो गई ये कैसी क्लोज हो गई, ये यहाँ पे नाउन क्लोज हो गई। ठीक है। ये नाउन क्लोज है। अब इसको वैसे करके देख लेते हैं कि भाई ये व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको व्हाट से रिप्लेस करें व्हाट, और हम क्वेश्चन बनाए व्हाट इज सर्टेन, तो हमें व्हाट का रिप्लाई क्या मिलेगा, दैट ही वुड कम। दैट ही वुड कम क्या हो जाएगी, नाउन क्लोज। इसके अलावा हम इसको इट से रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो अगर मैं इस क्लोज की जगह इट रखूं, इट, और फिर मैं आगे सेंटेंस लिख दूं इज, ये जो इज है ये लिखा मैंने, उसके बाद सर्टेन लिखा, तो मेरा सेंटेंस बना इट इज़ सर्टेन। तो इट इज़ सर्टेन जो मैंने सेंटेंस बनाया इस नाउन क्लोज की जगह मैंने इट रख के, तो ये मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल है। ठीक है। इट इज़ सर्टेन मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो जब इट रख करके सेंटेंस मीनिंगफुल बना रहा है तो इसका मतलब ये मेरी नाउन क्लोज है, ये जस्टिफाई हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह से जब कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, अगर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो एक नाउन क्लोज है।
तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वाई सी केम लेट और दैट ही वुड कम यहाँ पे नाउन क्लोजेज है। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे बनती हैं नाउन क्लोजेस। तो ये देखिए, आई नो वाई यू आर लेट। तो एक बार मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जिसकी शुरुआत जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो पार्ट है ये अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है कोई और वर्ब का सब्जेक्ट है ये, तो ये नाउन क्लोज होगी। ठीक है, अगर ये पार्ट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, मान लीजिए यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो भी ये नाउन क्लोज ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए सेंटेंस पे, आई नो वाई यू आर लेट। तो देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, ये नो वर्ब हो गई। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये पार्ट इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस पार्ट में क्या है, यू सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे आर लेट जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन बन गया हमारा यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन शुरू किससे हो रहा है, वाई से। वाई एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पूरा पार्ट एक क्लोज बन गया। अब ये क्लोज जो है इस नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या प्रूव हो गया कि ये हमारी नाउन क्लोज है। ठीक है, नाउन क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इट से या समथिंग से या समवन से रिप्लेस करके दे सकते हैं। तो समवन से तो हम रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समवन तो जो होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है और क्लोज को ह्यूमन बीइंग होती नहीं है, तो समथिंग या इट से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें, आई नो, और ये जो क्लोज है हमारी, जिसको हम नाउन क्लोज मान के चल रहे हैं, इसकी जगह हम इट रख देते हैं, इट, आई नो इट। तो हम देख रहे हैं हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है तो जिस क्लोज की जगह हमने इट रखा है वो क्लोज नाउन क्लोज ही है। ठीक है, उसके बाद इसको हम ये देखते हैं कि व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं है। तो देखिए, आई नो वाई यू आर लेट। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नो, मैं क्या जानता हूँ। तो हमें आंसर मिलता है आई नो वाई यू आर लेट। तो यहाँ व्हाट का रिप्लाई हमें क्या मिला, वाई यू आर लेट। तो व्हाट का रिप्लाई वाई यू आर लेट है, जिसका मतलब वाई यू आर लेट एक नाउन क्लोज है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ये देखिए, द टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप को, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जो पार्ट है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया और इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है, इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, और इसकी शुरुआत हो रही है दैट से। दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब ये पार्ट जो है सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो और उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन की जो शुरुआत है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है और वो ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वो क्या होगा, नाउन क्लोज होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज है। उसके बाद अगर हम इसकी जगह इट रख लें, ठीक है, या समथिंग रख लें, तो इसका मतलब क्या होगा फिर देखिए, मैंने लिखा द टीचर सैड, और हम इस क्लोज की जगह समथिंग रख लेते हैं, द टीचर सैड समथिंग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। तो जिस क्लोज की जगह हमने समथिंग रखा है, जाहिर सी बात है वो नाउन क्लोज है। तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ठीक है, हम इसको देखिए, ये जो हमारी क्लोज थी, ये पहले वाली, ये व्हाट का रिप्लाई भी है। ठीक है, द टीचर सैड व्हाट, तो द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, तो ये व्हाट का रिप्लाई भी है। व्हाट क्या कहा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो व्हाट का रिप्लाई हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे एक नाउन क्लोज बन गई। इस सेंटेंस को देखिए, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। अब इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में क्या है, इंडिया सब्जेक्ट है, बिकेम
फ्री इन 1947 ये इसका प्रेडिकेट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये इसका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है, ये दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये पार्ट हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिल गया जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है। अब ये व्हाट का रिप्लाई है, कैसे रिप्लाई है देखिए, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया, व्हाट क्या बताया, व्हाट का रिप्लाई हमें मिल रहा है दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। तो व्हाट का रिप्लाई है तो जाहिर सी बात है नाउन क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको समथिंग से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी समथिंग। तो अगर हम लिखेंगे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी समथिंग, जैसे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी समथिंग। अब जब मैंने इस नाउन क्लोज को समथिंग से रिप्लेस किया, ठीक है, बाकी तो शब्द मैंने वही लिखे हैं, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, ठीक है, मैंने सिर्फ इस ये जो नाउन क्लोज मान के चल रहा हूँ मैं, इसकी जगह मैंने समथिंग रखा। तो ये मेरा जो सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी समथिंग, ये सही है, मीनिंगफुल है। अब मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है इस नाउन क्लोज को समथिंग से रिप्लेस करने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है ये मेरी नाउन क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो नाउन क्लोज है ना उनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, अपने आप खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पर ये इंडिया बिकेम फ्री 1947, ये क्या है, ये नाउन क्लोजेज हैं। जिस प्रकार से हम नाउन को किसी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसी प्रकार से हम नाउन क्लोज को भी किसी इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, आई वॉन्ट टू नो वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर देखिए इन शब्दों को देखिए, वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या है इन शब्दों में ये सब्जेक्ट है, और अब्यूज्ड द ओल्ड मैन ये इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, और जो यू है ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन शुरू किससे है, वाई से। वाई क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो ग्रुप बन गया, ये एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट की शुरुआत हो रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका काम क्या है यहाँ पे, मतलब इसको हमने यहाँ पे कैसे यूज किया है, इस टू नो के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो टू नो है ये यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में इस ग्रुप को यूज किया गया, तो ये ग्रुप क्या हो गया यहाँ पे, एक नाउन क्लोज, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। दूसरा, यहाँ पर हम वट वाला रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू नो वट। तो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वट क्या जानना चाहता हूँ, तो वट का रिप्लाई हमें मिला ये कि वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन, तुमने उस बूढ़े आदमी को अब्यूज़ क्यों किया, गाली क्यों दी। तो यहाँ पे वट का रिप्लाई है ये, तो वट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे ये नाउन क्लोज है। नेक्स्ट है, आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू हैव टॉप्ड द क्लास। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए इस ग्रुप को, ये जो शब्द है इनको देखिए, यहाँ पर ये जो यू है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है हैव टॉप्ड द क्लास, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो गया, इसकी शुरुआत हो रही है दैट से, दैट यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये यहाँ पे ये जो ग्रुप बन गया पूरा, ये एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट की शुरुआत एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है। और इसको यूज़ कैसे किया गया, इसको यूज़ किया गया इस टू हियर के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये जो टू हियर क्या है, ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। तो ये जो ग्रुप बन गया दैट यू हैव टॉप्ड द क्लास, ये एक नाउन क्लोज है। तो इस तरह से हम जब भी किसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को, जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन की शुरुआत एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही हो, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन को जिसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही हो, तो अगर हम उसको किसी इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन एक नाउन क्लोज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है, टू नो, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया गया है, वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन, तो वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन एक नाउन क्लोज बन गई। यहाँ पे टू हियर एक इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया गया है दैट यू हैव टॉप्ड द क्लास, तो दैट यू हैव टॉप्ड द क्लास एक नाउन क्लोज है। तो यहाँ पे हम ये भी देखा था हमने कि ये जो ग्रुप था ये वट का रिप्लाई था, आई वॉन्ट टू नो वट, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, वाई यू अब्यूज्ड द ओल्ड मैन, तो ये वट का रिप्लाई था। तो वट का रिप्लाई क्या होती है, नाउन क्लोजेज होती हैं, तो नाउन क्लोज है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, आई एम ग्लैड टू हियर, मुझे
यह सुनकर खुशी हुई, ठीक है, या मैं ये सुनकर खुश हूँ, तो क्या सुनकर खुश हूँ, दैट यू हैव टॉप द क्लास। तो ये क्या अर्थात वट का रिप्लाई है, तो वट का रिप्लाई क्या होते हैं, नाउन क्लोजेस, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जो किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा हो तो वो एक क्लोज होगी, ठीक है। ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जिसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हुई है वो एक क्लोज होगी। अब वो क्लोज होगी तो किस टाइप की क्लोज होगी, वो अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जिसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हुई है, अगर वो वट का रिप्लाई है किसी भी सेंटेंस में, तो नाउन क्लोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन क्लोज है, और ये नाउन क्लोज फंक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे इस टू हियर जो इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टू नो इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो वाई यू अब्यूज द ओल्ड मैन और दैट यू हैव टॉप द क्लास नाउन क्लोजेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हम जिस तरह से किसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो उसी प्रकार नाउन क्लोजेस को भी हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई व्हाट यू डिड, ठीक है, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई व्हाट यू डिड। तो यहाँ पर ये देखिए, ये शब्दों का समूह देखिए, इसमें यू जो है ये सब्जेक्ट है और डिड जो है ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो गया। शुरुआत इसकी किससे हो रही है, एक वट से, वट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जो पार्ट हो गया ये एक क्लोज बन गई। अब ये क्लोज बन गई तो इसको कैसे यूज़ किया गया, बाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया गया इसको। तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज प्रूव हो जाती है कि ये नाउन क्लोज है। दूसरा, इसको हम इट से रिप्लेस करके देख सकते हैं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई इट, ठीक है। अगर हम इस व्हाट यू डिड जो हम नाउन क्लोज बता रहे हैं, नाउन क्लोज मान रहे हैं, उसकी जगह अगर हम इट रखें तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई इट, ठीक है। तो जब हम इस व्हाट यू डिड को इट से रिप्लेस करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने जिस क्लोज को इट से रिप्लेस किया है तो वो नाउन क्लोज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये मान के चल सकते हैं कि व्हाट यू डिड एक नाउन क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद भी जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो क्लोज आप नाउन क्लोज मान के चल रहे हैं वो एक्चुअल में नाउन क्लोज है कि नहीं है। तो उसको आप व्हाट का रिप्लाई समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि क्या वो व्हाट का रिप्लाई है कि नहीं है। उसको आप इट से रिप्लेस करके देख सकते हैं, समथिंग से रिप्लेस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नाउन क्लोज को खुद भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज़ कैसे किया गया, इस बाई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लिसन टू व्हाट आई से। तो यहाँ पे देखिए, लिसन टू व्हाट। अब लिसन टू व्हाट, तो ये जो ग्रुप है शब्दों का, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, इसकी शुरुआत हो रही है व्हाट से, व्हाट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये जो शब्दों का समूह बन गया ये क्लोज बन गई, ठीक है, क्योंकि हर वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जिसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुई हो वो एक क्लोज होती है। अब ये क्लोज है तो ये किस टाइप की क्लोज है, ये पूरी क्लोज जो है ये व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का। पहली बात तो लिसन टू, सुनो, क्या सुनो, क्या सुनो कि व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है तो जाहिर सी बात है नाउन क्लोज है। दूसरा, हम इसको ये जो हम नाउन क्लोज मान के चल रहे हैं इसको हम इट से रिप्लेस करके देख सकते हैं। तो जब हम इसको इट से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस वो देखिए नया क्या बन जाएगा, लिसन टू इट, ठीक है, लिसन टू इट। तो जब हम लिसन टू इट लिखते हैं तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन गया हमारा ये। तो जिस क्लोज को हमने इट से रिप्लेस किया था तो यहाँ पर हम ये मान कर चलेंगे कि ये जो इट से रिप्लेस हमने जिस क्लोज को किया था वो नाउन क्लोज है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नाउन क्लोज यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम नाउन क्लोज को किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये जो बाई के बाद जो व्हाट यू डिड है या टू के बाद व्हाट आई से है ये नाउन क्लोजेज है। नेक्स्ट है, नाउन के अपोजिशन के रूप में भी हम इसको नाउन क्लोज को यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, हिज बिलीफ दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी गाइड्स हिज एक्शंस। तो यहाँ पे देखिए हिज बिलीफ, उसका विश्वास। अब कौन सा विश्वास में क्या था कि दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इस बिलीफ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, इस बिलीफ को एक्सप्लेन किया गया है आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी
इसमें ऑनेस्टी सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल रहा है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू है। तो ये एक ऐसा समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है और इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है और ये किसी नाउन को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा गया है। तो जब भी हम किसी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं किसी दूसरे नाउन से तो वो नाउन होता है। तो यहाँ पर इस क्लोज से हमने इस बिलीफ को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये नाउन क्लोज हो गई। यहाँ पर ये जो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये व्हाट बिलीव, ठीक है, व्हाट बिलीव इसका रिप्लाई है। तो व्हाट बिलीव का रिप्लाई हमें क्या मिला, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, हिज ड्रीम दैट ही वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन मोटिवेट्स हिज प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखिए हिज ड्रीम को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि ड्रीम में क्या उसने मतलब क्या था उसके ड्रीम में, कि दैट ही वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जिसकी शुरुआत एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है और ये इस किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये यहाँ पे एक नाउन क्लोज बन गई। अब यहाँ पे ये जो दैट ही वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन है, ये किसका रिप्लाई है, व्हाट ड्रीम का, ठीक है। मतलब ड्रीम क्या ड्रीम, कि दैट ही वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन। तो यहाँ पे व्हाट ड्रीम का हमें रिप्लाई मिलता है दैट ही वुड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन। तो ये जो क्लोज बनेगी ये नाउन क्लोज बनेगी। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे जब किसी नाउन को एक्सप्लेन किया जाता है तो वो एडजेक्टिव क्लोज भी बनती है, लेकिन डिफरेंस देखिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, द ड्रीम दैट ही हैड लास्ट नाइट मोटिवेटेड हिज पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए द ड्रीम और यहाँ पे इस क्लोज को देखिए, इसको यहाँ पर ये भी क्लोज है, ये सब्जेक्ट है इसका और हैड लास्ट नाइट ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमें दिखाई दे रहा है जिसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हुई है। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसके बाद एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस ड्रीम जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बता रहा है कि ड्रीम में क्या था, ठीक है ना, ये ड्रीम में क्या था ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि विच ड्रीम, ठीक है। वो क्या बता रहा था, व्हाट ड्रीम, ये क्या बता रहा है, विच ड्रीम। तो इसमें तो क्या बताया, इसमें क्या बताया गया था, देखिए एक बार मैं फिर उसी स्लाइड पे ले चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या था, व्हाट ड्रीम, ठीक है। मतलब ड्रीम में उसके ड्रीम में क्या था, पहली बात तो ये है यहाँ पे। तो उसके ड्रीम में क्या था, यहाँ पे ड्रीम को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है उसके ड्रीम में क्या था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा ड्रीम, यहाँ पे ड्रीम को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ड्रीम को मॉडिफाई किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि उसके ड्रीम में क्या था, ये बताया जा रहा है कि कौन सा ड्रीम, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज बनेगी, यहाँ पर ये नाउन क्लोज नहीं बनेगी। इस चीज़ को देखना है आपको। नेक्स्ट, जिस प्रकार से हम किसी नाउन को पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था, जैसे मैंने लिखा था कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग द सिचुएशन, आई केप्ट क्वाइट, आई केप्ट क्वाइट। ये सेंटेंस मैंने लिखकर आपको बताया था। तो ये यहाँ पे मेरी पार्टिसिपल हो गई और ये यहाँ पे मेरा नाउन हो गया, सिचुएशन नाउन होता है। तो यहाँ पे इस पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनाकर इस नाउन को यूज़ किया गया है। कंसीडरिंग व्हाट, कंसीडरिंग द सिचुएशन। तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई है। तो व्हाट का रिप्लाई सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। पार्टिसिपल के बाद जब आप व्हाट पुट करेंगे और व्हाट का रिप्लाई जो निकलेगा वो नाउन होगा। तो कंसीडरिंग व्हाट, कंसीडरिंग द सिचुएशन। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो जिस प्रकार से हम नाउन को किसी पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार नाउन क्लोज को भी हम पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। जैसे थिंकिंग दैट ही वुड बी एट होम आई वेंट टू ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए थिंकिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बना के इस शब्द को यूज किया गया। इन शब्दों को देखिए, इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में है एक ही है जो कि सब्जेक्ट है और ये वुड बी एट होम ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जिसकी शुरुआत सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो रही है और इसको यूज कैसे किया गया, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये व्हाट का रिप्लाई है। ये जो दैट ही वुड बी एट होम है, ये व्हाट का रिप्लाई है। मतलब थिंकिंग दैट ही वुड बी एट होम, तो व्हाट का रिप्लाई हुआ। व्हाट का रिप्लाई है पार्टिसिपल के बाद, तो ये नाउन क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको इट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे थिंकिंग इट। अब थिंकिंग इट अगर आप लिखेंगे और ऐसे सेंटेंस लिखेंगे थिंकिंग इट आई वेंट टू ऑफिस, तो सेंटेंस मीनिंगफुल है। तो हमने जिस क्लोज को इट से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब
इट वहाँ पे अगर सही है तो जाहिर सी बात है इट को हमने जिस क्लोज से रिप्लेस किया है तो वो क्लोज नाउन क्लोज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थिंकिंग के बाद जब हमने व्हाट क्वेश्चन रखा तो हमें रिप्लाई मिला दैट ही वुड बी एट होम, तो ये हमारी नाउन क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये हमारी नाउन क्लोज है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस भी ऐसा ही है जिसमें एक नाउन क्लोज को पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट बनाकर यूज़ किया गया है। जैसे देखिए, सीइंग दैट द ट्रेन इज लीविंग आई बिगेन टू रन। तो देखिए सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इस ग्रुप को देखिए, शब्दों के इस ग्रुप को देखिए, ये यहाँ पे द ट्रेन सब्जेक्ट है और इज लिविंग प्रेडिकेट है, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है जिसकी शुरुआत दैट से हो रही है, दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप बन गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन और इसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, तो ये जो ग्रुप बन गया ये सीइंग जो पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है, सीइंग व्हाट, ठीक है, सीइंग व्हाट। अब व्हाट जब हमने लिखा, मतलब सीइंग के बाद जब हमने व्हाट क्वेश्चन किया तो व्हाट का रिप्लाई मिला दैट द ट्रेन इज लिविंग। तो यहाँ पर ये जो द ट्रेन इज लिविंग जो है ये यहाँ पर एक नाउन क्लोज है, ठीक है। आप इसको इट से भी रिप्लेस करके देख सकते हैं, जैसे सीइंग इट आई बिगेन टू रन, तो यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इट को हमने जिस क्लोज, मतलब इट से हमने जिस क्लोज को रिप्लेस किया है तो वो वहाँ पर एक नाउन क्लोज ही होगी, ठीक है। और ये व्हाट का रिप्लाई भी है। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया थी नाउन क्लोज को पहचानने के तरीके कि भाई नाउन क्लोज हमेशा व्हाट का रिप्लाई होगा और नाउन क्लोज को आप इट से, समथिंग से, समवन से रिप्लेस करेंगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनकी मदद से आप 100% करेक्ट होंगे जब भी आप अपनी नाउन क्लोज को फाइंड आउट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। जैसे किसी नाउन को हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, उसी प्रकार नाउन क्लोज को भी हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, द प्रॉब्लम इज़ दैट स्ट्रीट क्राइम इज़ गेटिंग वर्स एवरी ईयर। अब इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप को यहाँ पर ये स्ट्रीट क्राइम जो है ये सब्जेक्ट है और इज़ गेटिंग वर्स एवरी ईयर, इज़ गेटिंग वर्स एवरी ईयर ये प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हमें मिल गया जिसकी शुरुआत दैट से और ये दैट एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप हमारे पास बना, ये इस इज वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो बी की फॉर्म है ना, इज, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम जो नाउन क्लोज को यूज़ कर सकते हैं। मतलब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर आपको बी की कोई फॉर्म है, मान लीजिए बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और दूसरी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जैसे बिकम हो गया, ठीक है, और सीम हो गया। तो ये जो वर्ब्स होती हैं इनके बाद अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलता है जिसकी शुरुआत सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है, मतलब इन वर्ब्स के बाद अगर आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मिलता है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आपको एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्लोज बनेगी ये नाउन क्लोज होगी, ठीक है। और ये व्हाट का रिप्लाई भी है। अगर हम इसको द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा व्हाट का रिप्लाई क्या निकलेगा, दैट स्ट्रीट क्राइम इज़ गेटिंग वर्स एवरी ईयर। तो व्हाट का रिप्लाई होने की वजह से भी ये जो है नाउन क्लोज है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है जैसे इट सीम्स दैट ही इज़ डेड। तो यहाँ पर पहली बात तो दैट ही इज़ डेड एक नाउन क्लोज बनेगी क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, व्हाट क्या प्रतीत होता है, दैट ही इज़ डेड, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोज बनेगी। अब ये नाउन क्लोज है, इसको कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और ये इसकी शुरुआत हो रही है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, तो ये नाउन क्लोज है। तो कैसा लगा ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में इसी प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एडजेक्टिव क्लोज समझाऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।